नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम के शुरू में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें। नाजरीन, गुज़िश्ता इतवार यानी 3 रोज़ क़ब्ल 31 जुलाई को अल-कायदा का इस वक्त का जो हेड था और इससे पहले वो नंबर 2 था, डॉक्टर ऐमन अल-ज़वाहिरी, उसको अमेरिका ने एक ड्रोन से एक मिसाइल मार कर हलाक कर दिया। अब ये ऐमन अल-ज़वाहिरी साहब डॉक्टर ये रुका हुआ था काबुल में एक सेफ़ हाउस था जो सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वहाँ की हुकूमत का एक हिस्सा है, काबुल की अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट का तालिबान से ताल्लुक़ रखता है, उसका एक सेफ़ हाउस था, वहीं पर वो रुका हुआ था। इसके ख़िलाफ़, ऐमन अल-ज़वाहिरी के ख़िलाफ़ शुरू से ही ये लगे हुए थे अमेरिका के CIA वाले। और जैसे 2011 की 2 मई को ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में ख़लास किया। अब 31 जुलाई को 2022 को काबुल में फिर ऐमन अल-ज़वाहिरी को भी ख़लास कर दिया। और उसके बाद फिर जो बाइडेन ने कौम से ख़िताब करते हुए बताया कि दहशतगर्द जो भी हैं जिन्होंने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, वो भले कितना ही दौड़ें, कितना ही भागें, कहीं भी जाकर छुपें, और उसमें कोई देर भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। जैसे ही हमको मौका मिलेगा हम उसको उसके किए की सज़ा दे देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा, जो बाइडेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हमारा कतर में मुआहदा हुआ था। गुज़िश्ता बरस 15 अगस्त को इन्होंने हुकूमत सौंप दी तालिबान को। अफ़गानिस्तान से निकल गए अमेरिका वाले और नाटो फोर्सेस निकल गए। उससे पहले कतर में दोनों के मुज़ाकरात हुए थे और उसमें ये तय पाया था कि अफ़गानिस्तान किसी भी लिहाज से किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की न तो कोई वारदात को सपोर्ट करेगा, न दहशतगर्दों को सपोर्ट करेगा। लेकिन अभी ऐमन अल-ज़वाहिरी का जो अल-कायदा का नंबर 2 था, या अभी तो अल-कायदा का नंबर 1 था, उसका अफ़गानिस्तान में मिलना और अफ़गानिस्तान की सरकार के एक आदमी की जगह में मौजूद रहना इस बात की गमाज़ी करता है कि अफ़गानिस्तान की सरकार की इजाज़त से वो वहाँ रुका हुआ था और वो दोनों के माबीन हुए मुआहदे जो कतर में हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी है। अब लोगों का कहना ये है कि अफ़गानिस्तान तक ये ड्रोन पहुँचा कैसे। अब उसके लिए लोगों का तो सीधा सीधा यही कहना है कि ये पाकिस्तान का किया धरा है, क्योंकि तकरीबन 8-10 रोज़ पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं कमर जावेद बाजवा, उन्होंने वेंडी शर्मन, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है USA की, उससे बात की थी फ़ोन पर और उससे रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो जो IMF का जो ट्रेंच रुका हुआ है $1.18 बिलियन का, वो जल्द से जल्द रिलीज़ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसा भी IMF ने कहा है उसी हिसाब से टैक्सेस भी बढ़ाई हैं, हर चीज़ महंगी भी कर दी है। उसके बावजूद अभी तक IMF ने वो किस्त रिलीज़ नहीं की है। तो इसीलिए इनिशिएटिव लेके पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने, बाजवा ने, वेंडी शर्मन से ये रिक्वेस्ट की। अब सुनने में ये आया है कि वेंडी शर्मन ने उससे ये रिलीज़ करने की कीमत यही मांगी थी कि उससे उसके बदले में कुछ दे दिया जाए, और फिर पाकिस्तान ने $1.18 बिलियन के कर्ज़े के बदले में ऐमन अल-ज़वाहिरी को बेच दिया।
गुज़िश्ता कल हमने नाज़रीन को बताया था कि पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर लसबेला से उड़ा और फिर बलूचिस्तान के वो जो सैलाब ज़दा इलाके है उसका दौरा कर रहे थे वहाँ के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, और फिर 5 आदमी और भी थे सीनियर उनके साथ, और ये आर्मी का हेलीकॉप्टर था। उसके बाद फिर उसका जो ATC से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता मुनक़ते हो गया। पूरा दिन निकल गया, पता नहीं चल रहा था। लोग अजीब अजीब वसवसे लगा रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान जो है उसमें वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट वाले भी मुतहरिक हैं, जो मिलिटेंट्स हैं। हो सकता है उन लोगों ने कोई तखरीबी कार्रवाई की हो, या हो सकता है कि कोई हादसा हो गया हो, लेकिन अभी सुनने में आया है कि उनका हादसा ही हुआ था और उस हादसे में 5 लोग जान से हाथ धो बैठे। उसका मलबा हाथ में आया है, लेकिन अब भी ये बात शक से बालातर नहीं है कि ये हादसा फितरी था या गैर फितरी, मैन मेड था या नेचर मेड। अब ये तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस वी कैन कम टू एनी कंक्लूजन, लेकिन अगर ये गैर फितरी होगा या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वगैरह की कारगुजारी होगी तो पाकिस्तानी सरकार या पाकिस्तानी आर्मी ऐसी चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल देगी और उसकी हमें भनक भी लगने न देगी। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको इतला दी थी कि चौधरी परवेज़ इलाही की यानी PTI की मदद से जो गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तानी पंजाब में, उसने आते वक्त ही पहला काम जो किया वो रावी रिवर फ्रंट पर वो जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था जिस पे रोक लगा दी गई थी, उसकी रोक हटा दी। अभी सुनने में आया है और पेपर में भी आया है, अखबारों में भी आया है कि वो जो उसके एग्रीकल्चरल यूज़ की जो भी लैंड्स थी उनके चेंज ऑफ यूजेज के सर्टिफिकेट निकालने शुरू कर दिए हैं। फ़िलहाल अभी वो उसके इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए उसके सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और उसमें भी वो जो यूनिट्स बनेंगे तो वो बिल्डर लोग कमाएंगे उसमें से, और ये तो हज़ारों करोड़ों का मामला है। तो इससे पता चलता है कि PTI की तरजीहात में आवाम के भले की नहीं अपनी कमाई की लगी है कि वो आते ही लग गए इसमें कि किस तरह वो रियल इस्टेट डेवलप करके कमा के पैसा खा सकते हैं। नाज़रीन, हमने आपको इतला दी थी कि कल पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग केस था 2014 से पेंडिंग था उसके पास अगेंस्ट PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका फ़ैसला सुना दिया। और उसमें उन्होंने बिला किसी शक व शुबे के ये फ़ैसला दे दिया है कि 13 अकाउंट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुपाए। उसमें उन्होंने इज़राइल से भी पैसा लिया, हिंदुस्तान से भी पैसा लिया, अमेरिका से लिया, कनाडा से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, और 13 अकाउंट का तो कोई ज़िक्र ही नहीं है। उन्होंने अपने गोशवारों में कुछ भी नहीं बताया कि वो जब अकाउंट ज़ाहिर हुए तो फिर उसमें एफिडेविट दिया गया है। ख़ुद जनाब इमरान खान ने एफिडेविट दिया है जिसमें वो सिर्फ 4 अकाउंट्स की बात करते हैं, बाकी 13 अकाउंट का कोई ज़िक्र नहीं था उसमें। तो अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जिनकी मरकज़ी हुकूमत है अभी पाकिस्तान में, उनका तो यही है कि वो चाहते हैं कि ये एक किस्म की चार्जशीट है और इसको जो इसके लॉजिकल कंक्लूज़न तक पहुंचाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र करना चाहिए। क्योंकि 2016 में हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट में PTI के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी और उसमें कहा था कि क्योंकि ECP के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास PTI के ख़िलाफ़ जो फॉरेन फंडिंग केस का मसला पेंडिंग है उसमें उसने गलत हलफनामे दाखिल किए हैं PTI वालों ने, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। और उसके जवाब में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था
कि क्योंकि अभी तक ECP का कोई फ़ैसला नहीं आया, इसीलिए हम किसी भी कार्रवाई करने की सिफारिश नहीं करेंगे। हाँ, अगर ECP ये फ़ैसला करता है कि उसके हलफनामे गलत हैं या उसने फ़ॉरेन फंडिंग वसूल की है जो कि ममनुआ है पाकिस्तान में, तो उसके ख़िलाफ़ लाजमन, यानी इट वाज मैंडेटरी एज़ पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 2016, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। अब सिर्फ हुकूमत को ये करना है कि उसी का, या मोहम्मद हनीफ अब्बासी हो जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी 2016 में, अब वो करें या PDM वाले करें, सुप्रीम कोर्ट में एक नई दरख्वास्त डालें और उसी को रिवाइव करने की दरख्वास्त दें कि भाई PTI के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की जाए, और उसमें फिर नाअहल करार दिए जा सकते हैं। इमरान खान, PTI पे बैन लगाई जा सकती है, और क्या हो सकता है अब ये तो खैर कानूनी माहिर जो ही बता सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।